सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, रेलवेज को डिस्कस किया था। रेलवे वेज हमारे यहाँ पे किस तरह से स्प्रेड है और कितने अच्छे डेवलप है। और रेलवे से क्या किया जाता है, मैक्सिमम फ्राइट और पैसेंजर को कैरिड आउट किया जाता है, राइट। फ्राइट और पैसेंजर के लिए रेलवे वेज का यूज किया जाता है। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। ये भी डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में जिन एरिया में एडवर्स कंडीशन है, मतलब माउंटेन रेंज, हिली एरिया या प्लेटू प्लेन वाले एरिया में किस तरह की सिचुएशन होती है। जिस सिचुएशन को लेके यहाँ पे रेलवे को फेस करना होता है कि वहाँ पे एक्चुअली जो रेलवे लाइन का काम करना होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इतना भी आसान नहीं होता है कि बहुत ही आसानी से वहाँ पे रेलवे लाइन का नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये सब चीजें बहुत क्या होती है, ऐसे एरिया में डिफिकल्ट होती है। जैसे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो फॉरेस्ट वाले एरिया में फिर वैलीज भी होगी और नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा डेंस होता है, वाइल्ड लाइफ भी होती है। तो वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जब रेलवे प्रोजेक्ट को चलाया जाता है, बहुत जगहों पे टनल्स को वगैरह बनाया जाता है या फिर रेलवे कॉरिडोर को बनाते समय बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। प्राइमरी इंटेंशन तो ये होती है या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा in recent time, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India। तो ये भी डिस्कस किया था हमने कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है हमारी, तो जनरली यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट एरिया में, कोकन एरिया में जिस तरह से रेलवे नेटवर्क को डेवलप किया गया है, तो उस एरिया में मतलब पहले उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ नहीं करती थी। तो आज के डेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा जाता है, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट हुआ है, राइट। क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कैरी करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं। अगर लोग एंगेज होते हैं तो इसका मतलब क्या, उनको काम मिलता है। काम मिलता है मतलब अर्निंग होती है। तो ये एक सीक्वेंस में चीजें होती है जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। इट हैज आल्सो फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड। तो बहुत सारी जगह पे ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जहाँ पे हिली एरिया होता है या माउंटेनियस एरिया होता है। तो ऐसे जगहों पे लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती है, और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो होती है, फिर रेलवे हो या रोडवेज हो, तो यहाँ पे एज एन ऑब्स्टेकल ये वर्क करती है और बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अचानक से एक आधी जगह पे लैंडस्लाइड अगर हो जाती है तो वो क्या, कम्युनिकेशन कट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो होता है इन द सेंस रेलवे लाइन या रोड के फॉर्म में जो होता है, तो वो कट हो जाता है। सो टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, राइट। अगर सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम को हमने एक साइड में रख दिया तो रेलवे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पिलीग्रिम से लेके एक आम आदमी जो होता है, तो दूर दराज के जो प्लेसेस होते हैं हमारे कंट्री में, फिर वो टूरिस्ट प्लेस हो या कोई ट्रेड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लेस हो, या तो फिर कोई अ, आपका डेस्टिनेशन हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, तो इन सभी को आज रेलवे नेटवर्क ने बहुत अच्छी तरह से जोड़ के रखा है। और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का जो ट्रैवल होता है वो बहुत ही आसानी से आज के डेट में बहुत कम समय में किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई रेलवे नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, राइट। हाउ एवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम, लेकिन आज भी इतना ज्यादा रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद ये रेलवे नेटवर्क जो है हमारे देश का कुछ चीजों से कैसे सफर करता है। जैसे फ्रॉम सर्टन प्रॉब्लम एज वेल, मेनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। बहुत सारे लोग जो है वो रेलगाड़ियों में क्या करते हैं, विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं। तो इसके भी अलग अलग कारण है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे रेलवे गाड़ियां चलती है, एक्सप्रेस चलती है या सुपर फास्ट चलती है, अलग अलग टाइप की ट्रेन है, डिपेंड्स करते हैं कि वो उनकी स्पीड क्या है और उनके स्टेशंस कौन से है रुकने वाले उसके ऊपर में।
तो इसमें एक जनरल बोगी होती है। जनरल बोगी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों को टिकट अलाउ कर दिया जाता है और बैठने के लिए भी जगह नहीं होती है। वो रेलवे बोगी में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट में भी लोग बैठते हैं, मतलब टॉयलेट करने के लिए भी कोई शाम को जा नहीं सकता है वहां पे। अगर आपने कभी मतलब जनरल डब्बे में, डब्बा ही बोलूंगा यहाँ पे मैं समझने के लिए अभी आपको, अगर मुंबई को जाना हो आपको, ठीक है, कभी भी, तो नागपुर से ट्रेन निकलती है, ये विदर्भ एक्सप्रेस निकलती है। बहुत सारी ट्रेनें निकलती है, मैं विदर्भ एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ आपको। गोंदिया से शुरू होती है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नागपुर, सॉरी मुंबई में एंड होती है वो, ठीक है। तो शाम को लगती है यहाँ से नागपुर स्टेशन से, गोंदिया से आती है, नागपुर स्टेशन से छुट्टी है ये। तो वहां पे अगर जनरल बोगी में आप बैठते हो, जनरल का टिकट बस सस्ता होता है, रिजर्वेशन का अलग होता है, ठीक है। रिजर्वेशन में आपको प्रॉपर सीट मिल जाती है। तो ये जनरल बोगी में आपने टिकट निकालने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती है आपको कि बैठने के लिए जगह मिलेंगी, आपको खड़े खड़े ही मुंबई जाना होता है। अगर आप में पेशेंस है तो आप जनरल का टिकट निकालो। ये सिचुएशन हमारी इंडियन रेलवे की है और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब बैड सिचुएशन है कि आप टिकट निकालो और ऐसे रेलवे में बैठ जाओ कि आपका डेस्टिनेशन आने तक आपको बैठने के लिए जगह ही नहीं होती। एक तो नीचे बैठना होता है आपको, या तो फिर आपको क्या करना होता है, खड़े खड़े ही ट्रैवल करना होता है। तो अगर आपका डेस्टिनेशन 1-2 घंटे का है, मतलब 1 या 1 और 2 आवर्स में वो आने वाला है, तो आप खड़े खड़े ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन मुंबई तक है, आखिरी वाला डेस्टिनेशन, तो 8-10 घंटे तक के आप खड़े रह सकते हो ट्रेन में। तो ये इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हमारे ट्रेन की। और उसमें कैसे, अगर मान लो उस वैगन की कैपेसिटी मान लो कि 400 लोगों की है, तो उसमें नियर अबाउट 2000-3000 पीपल होते ही होते हैं। एक मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये सिचुएशन सभी गाड़ियों की है हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए, तो इसका कारण ये नहीं है कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका कारण ये है कि हमारी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ है, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशन गड़बड़ है, अवेयरनेस नहीं है, वगैरह वगैरह, या हमारे लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है, ये भी कारण हो सकता है, राइट। जब हम जल्दी में होते हैं ना, कुछ भी करने के, कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा ही होता है ना। कभी भी कैसे घाई नहीं करनी चाहिए, घाई का काम शैतान का होता है और शैतान को फिर बहुत सारी चीजों को फेस करना होता है। तो ये याद रखिए आप, पीपल स्टॉप द ट्रेन। देखो जो लोग होते हैं बीच में चेन खींच लेते हैं, चेन की एक फैसिलिटी होती है ना, तो वो इमरजेंसी के लिए होती है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, गाड़ी कहीं पे भी रोकने के लिए चेन खींच लेते हैं, राइट। तो आसान हो जाता है उनके लिए उतरना और चढ़ना वगैरह, तो ये सब चीजें ये लोग करते हैं। तो उसके कारण वो समय बर्बाद होता है, तो टाइम का एक प्रॉब्लम है। हेवी डैमेज टू द रेलवे, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉजेस हेवी डैमेज टू द रेलवे। और इससे देखो रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इन द सेंस रॉबरी वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन थिंक ओवर इट, हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो जो शेड्यूल टाइम है, उस शेड्यूल टाइम के हिसाब से अगर हमारे देश की सभी जोन की रेलगाड़ियां जो है वो बराबर टाइम से चलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें क्या है, और उस हिसाब से क्या करना होगा। रेलवेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए ही क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें खास बात तो ये है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। तो ऑनलाइन बुकिंग में होता क्या है कि जब रिजर्वेशन की ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि अभी सीट खाली नहीं है। तो वो कैसे, सीट खाली नहीं है फिर भी बुकिंग करने के लिए आपको देते हैं, फिर से टिकट और वेटिंग में रख देते हैं। और वेटिंग का टिकट कैंसिल हुआ तो ठीक, नहीं तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे के पास में। कोई भी स्टेशन पे जाए टिकट लेने, तो उसको टिकट मिल जाती है, चढ़ो डब्बे में, चढ़ो डब्बे में, चढ़ो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई परवाह नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी यहाँ पे क्या है, मिस्टेक कर रही है रेलवे। तो इसको सुधारना है। अगर आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो, खास करके रेलवे रेलवे सर्विसेज में जाते हो, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आपके लिए छोड़ा गया है। तो ये इशू बहुत ही ज्यादा सीरियस है, राइट। क्योंकि आपको अगर घूमना फिरना है तो रेलवे थोड़ी ना अभी बनाओगे आप, और रेलवे देखो, बस खरीद सकते हो आप, बाकी सभी चीजें खरीद सकते हो, रेलवे नहीं खरीद सकते आप घूमने फिरने के लिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अभी बात करेंगे हम पाइपलाइंस की।
पाइपलाइन देखो जनरली क्या होता है, गांव में जो पाइपलाइंस वगैरह होती है ना, उसका काम होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको लोगों के घरों घरों तक पहुंचाना। ये बेसिक सा फंडा है पाइपलाइन का। ऐसा और नो पाइपलाइन जब हम बोलते हैं वो तो ये सबसे पहले इसी बात का एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने आता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है तो उनको हर घरों तक फैसिलिट करना। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है तो उसको भी बहुत दूर से बहुत दूर तक, राइट, मान लो कि अगर पेट्रोल डीजल वगैरह है या नेचुरल गैस है, अगर मान लो कि ईरान, ईरान पता है ना आपको कहाँ पे है ईरान? यस एनीबडी? ईरान कंट्री कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में? कोई भी बता दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सुजल, कहाँ पे है बेटा ईरान? सर पाकिस्तान के साइड में। पाकिस्तान के साइड में। कौन से साइड में है पाकिस्तान के? ईस्ट साइड में है कि वेस्ट साइड में है पाकिस्तान के, बोलो। सर वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में, वेरी गुड। सो देखो, ईरान से अगर मान लो कि आपको पेट्रोल इंडिया में, गुजरात में या नागपुर में या कहीं पे भी, ठीक है, पेट्रोल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? एक तो अरेबिक सी जो है, तो अरेबिक सी होके उसको हम गुजरात के पोरबंदर में लाएंगे या कांडला में लाएंगे जहाँ पे हमारा पोर्ट है। तो शिपमेंट, शिप के मदद से लाएंगे उसको, और वहां से फिर उसको बड़े बड़े टैंकर में भर के हम रोडवे से लाएंगे या रेलवे से लाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे हमने टू वे ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज किया यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, हम डायरेक्ट ईरान से, ईरान पाकिस्तान होते हुए, राजस्थान होके हुए मध्य प्रदेश डायरेक्ट नागपुर तक अगर हम पाइपलाइन बिछा दे, राइट, तो वहां से लिक्विड को एक बार वोल्टेज दे दिया, मतलब लिक्विड पंप कर दिया वहां पे, तो डायरेक्ट नागपुर में आने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि पाइपलाइन का नेटवर्क सिर्फ एक बार बिछाने के लिए ही खर्चा होता है, उसके बाद में उसका कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वे होता है। लेकिन एक बार इसको असेंबल कर दिया तो बाद में इससे रेगुलरली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है वेरियस मटेरियल को। इसमें जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ना, तो उनकी स्लरी बनाई जाती है एक्चुअली, और उन स्लरी को भी क्या किया जाता है, इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये भी याद रखना है जब हम पाइपलाइन की बात करते हैं, तो पाइपलाइन में जनरली जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो इनको जो ऑयल फील्ड होती है, राइट, ऑयल फील्ड या तो फिर नेचुरल गैस के जो फील्ड होते हैं जहां पे ये मिलता है, वहां से इसको क्या किया जाता है, जहां पे रिफाइनरीज होती है, रिफाइनरीज मतलब इस जहाँ पे इन चीजों को रिफाइन किया जाता है, या तो फिर जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रीज होती है या फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज होती है, वहां तक पाइपलाइन को क्या किया जाता है, बिछाया जाता है। ये याद रखना है, ये पॉइंट एकदम से याद रखना है। आई रिपीट अगेन, ओके, पाइपलाइंस आर यूज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ, pipelines are used in the transport of what? Crude oil, petroleum products and some solid slurries। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस में बोल सकते हो, लेकिन एक ही सेंटेंस में बोल रहा हूँ सब चीजें मैं, ओके। तो फ्रॉम द oil fields, right, from the oil fields or gas field to the रिफाइनरीज, सीमेंट फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इन चीजों की क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, डिमांड होती है, तो यहाँ तक पाइपलाइन को क्या किया जाता है, बिछाया जाता है। तो बाकी दूसरे कंट्रीज में इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा है, हमारे कंट्री में एक्चुअली अभी रिसेंटली इसके बारे में सोचा जा रहा है। और देखो, पाकिस्तान के साथ में हमारे वैसे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, मतलब बनती नहीं है हमारे साथ में, क्योंकि कश्मीर को लेके हमारा झगड़ा शुरू है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान का इंडिया के साथ में, दोनों कंट्री क्लेम करती है कि ये मेरा है, मेरा है। तो उस चक्कर में कैसे जो ईरान है या जो अरेबिक कंट्री है, तो वहां पे जो एक्चुअली ऑयल फील्ड है, अभी ऑयल फील्ड का मतलब जहाँ पे ऑयल या नेचुरल गैस वगैरह मिलता है उसको ऑयल फील्ड बोलते हैं हम, ओके। तो वहां से यहाँ तक पाइपलाइन डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ईरान के बॉर्डर में और जहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं वहां पे बहुत सारे जिहादी ग्रुप्स है, टेरर ग्रुप से एक्टिव है, तो वो हमेशा उनकी एक थ्रेटन है रेगुलर कि हम पाइपलाइन इतने खर्चा करके बना देंगे लेकिन उसको वो लोग उड़ा देंगे। और पाकिस्तान भी इसके लिए रेडी नहीं है कि वो परमिशन दे दे, नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर में अजरबैजान वगैरह दूसरी कंट्री है, तो वहां से भी हम सोच नहीं सकते। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है वो हमारी टेरिटरी अभी पाकिस्तान ने उसको
ऑक्युपाई करके रखा है, बहुत सारे पॉलिटिकल इशू है। तो पॉलिटिकल इशू के कारण इस प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में क्या देखे रखा है। ओके, सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन मैप है, मतलब जिसमें हम अभी तक रोडवेज को पढ़ा है हमने, रेलवे वेज को पढ़ा है हमने, तो इसमें एक क्या हो सकता है, आपका पाइपलाइन भी हो सकता है। इन द पास्ट दीज वेयर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री। ये भी बताया मैंने आपको, आज की डेट तक जो पाइपलाइंस हुआ करती है उनको सिर्फ हमने सिटी, गांव को, इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई करने के लिए ही यूज किया है। नाउ दीज आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। आज की डेट में इसका क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या उसके जो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं उनको, जहाँ पे ये नेचुरल गैस या ऑयल की फील्ड होती है, वहां से लेके रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक, या जो बड़े बड़े थर्मल पावर सेंटर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहां तक इसका बाय यूजिंग द पाइपलाइन क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये सब चीजें लिखना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड। देखो, सॉलिड को भी बाय यूजिंग द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ स्लरी। इसको अंडरलाइन करके रखिए, जब सॉलिड को हम स्लरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये स्लरी क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है सॉलिड का। जैसे मान लो कि कोल है, कोल समझते हो ना, कोळसा, ठीक है। तो कोल को अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो बड़े बड़े वैगन्स में उसको बाय यूजिंग द रोडवेज आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। या अगर मरीन वे यूज करते हो तो शिपमेंट से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर वाटर के साथ में उसका मिक्सचर बना दिया जाए, ओके, और हाई प्रेशर के थ्रू उसको पाइपलाइन से क्या कर दिया जाए, पंप कर दिया जाए, तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या किया जा सकता है, यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे सभी सॉलिड जो वाटर के साथ में एक्चुअली मिक्सर, हम वाटर के साथ में हम उसका मिक्सर बना सकते हैं, और उस मिक्सचर को बाद में हम क्या कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पे स्लरी बोलेंगे। ओके, वाटर के साथ में जिसका सॉलिड का मिक्सचर है उसको स्लरी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पाइपलाइन की बात की गई है वो हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। सो द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक, अभी देखो यहाँ पे रिफाइनरी की बात की गई है, सो नेम्स ऑफ रिफाइनरी पता होनी चाहिए। तो बरनोई, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन, राइट। तो ये यहाँ पे जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट की बात की गई है, बरनोई, मथुरा, पानीपत, तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली पाइपलाइन के थ्रू जो इसका रॉ मटेरियल या जो भी इनपुट्स इसको देना है तो उसको यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू पंप कर सकते हैं हम। सो initial cost of laying pipeline is high but subsequent running cost are minimal। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको एक बार इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन बाद में इसमें से जो भी चीजें हैं, नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या यहाँ पे सॉलिड स्लरी है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बहुत ही कम आता है बाद में। ओके, सो इट रूल्स आउट द ट्रांस शिपमेंट लॉसेस और डिले। तो जिस तरह से हम मरीन बॉर्डर को यूज करते हैं, मरीन वाटरवेज को यूज करते हैं, और तब बहुत ज्यादा एक तो लीकेज के चांसेस होते हैं या फिर जो लेट डिलीवरी वगैरह होता है, तो ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है बाय यूजिंग द पाइपलाइन, राइट। So there are three important network of pipeline transportation in country। हमारे इंडिया में यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क की बात की गई है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम, अपर आसाम की बात की गई है, आसाम स्टेट में, टू कानपुर, मतलब आसाम से लेके कानपुर तक यहाँ पे पाइपलाइन बनाई गई है वाया गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के रूट से ये पाइपलाइन आती है, तो ये इंपॉर्टेंट सिटी याद रखना है, बरनोई एंड इलाहाबाद। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरनोई टू हल्दिया। और देखो बरनोई में इसको मतलब एक वॉल देके रखा है, वॉल मतलब इन द सेंस यहाँ पे एक स्टेशन जैसा बनाया है पाइपलाइन का, कि यहाँ से हल्दिया तक, हल्दिया मालूम ही आपको, कैलकाटा के पास में, मतलब कैलकाटा जो पोर्ट है यहाँ पे, तो कैलकाटा पोर्ट के ऊपर में जो ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ा है, उस प्रेशर को एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा लाइट करने के लिए
हल्दिया पोर्ट को बनाया गया। तो हल्दिया पोर्ट तक बरनोई से लाइन को बिछाया है और यहाँ पे उसको मूव किया जा सकता है। सो दूसरी ओर दिया है हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू द मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो ऐसे इस तरह से पाइपलाइन का नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रॉम सालियान इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, देखो गुजरात से लेके पंजाब तक पाइपलाइन बनाई है वाया विरागमन, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। ओके, इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात एंड चक्षु एंड अदर प्लेसेस। तो कहाँ कहाँ पे इसके स्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजारी इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो देखो यहाँ पे गुजरात से काफी इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस गई है, एक तो जालंधर पंजाब तक गई है और उत्तर प्रदेश में भी जगदीशपुर तक इसको कनेक्ट किया गया। विजापुर इन मध्य प्रदेश, राजस्थान मतलब गुजरात से मध्य प्रदेश में क्या है यहाँ पे विजयपुर तक कनेक्ट किया गया। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, राजस्थान के कोटा तक गया है। शाहजहानपुर, शाहजहानपुर बताया गया है यहाँ पे, बाबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो इनका मेन कनेक्शन पंजाब हो गया, इनका मेन कनेक्शन गुजरात में है। गुजरात से पाइपलाइन यहाँ पे इसका नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वाटरवेज को पढ़ेंगे। अभी वैसे भी यहाँ पे क्लास एंड होने वाला है, तो वाटरवेज को आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें हम वाटरवेज को कवर करेंगे। तो ऑन पेज नंबर 86 देयर इज गिवन इंडिया रेलवे रेलवेज मैप। ओके, इंडियन रेलवेज का यहाँ पे मैप दे के रखा है। तो इस मैप को प्रैक्टिस करके आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर में जो भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह से करोगे और मुझे होमवर्क सेंड करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैप देख लीजिए आप कि कौन कौन से सिटी को कहाँ कहाँ से रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। तो उससे आपको पता होगा इन फ्यूचर में किस सिटी से आपको अगर मान लो कि दिल्ली से आपको कहीं पे वडोदरा जाना है या भोपाल जाना है या झांसी जाना है या नागपुर जाना है या नांदेड़ जाना है, अकोला जाना है, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे जाना है आपको, तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस रेलवे लाइन से कनेक्टेड है ये देखना है, तो इस मैप को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया की ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट जो सिटीज है तो वो रेलवे नेटवर्क के साथ में क्या है कनेक्टेड है, तो उसका ये मैप है। तो इस मैप के ऊपर में भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी लास्ट मिनट बाकी है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो 1 मिनट के अंदर। और जिन लोगों ने आज वीडियो बंद करके रखा है, सो आई एम टेलिंग देम कि नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन नहीं आएगी, डोंट वरी। मैं वैसे भी ऑफ करते जाऊंगा उन लोगों को अभी, क्योंकि बहुत बार मैंने इस बात को समझाया आप लोगों को, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर वही करना होगा, राइट। सो आई होप कि आपको शायद क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आया हो। देखो आगे का चैप्टर एक ही क्लास में हो जाएगा, आइदर आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, एक तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, या तो नेक्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लूंगा। लाइव क्लास तो समझते हो ना आप, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, आप लोग नहीं होंगे, मैं होऊंगा क्लास पे, और आपको चैट रूम मिलेंगे, चैट रूम में आप आपकी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। तो दोनों में से आइदर और किसी एक तरीके से हम नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करेंगे, या तो फिर जूम ऐप पे लेंगे, ये तो है ही हमारे पास में। सो ठीक है, मैंने जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को कीजिए आप, और आगे का पूरा चैप्टर पढ़ के रखिए। जो भी आपके मन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसको कीजिए आप, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ।